आज हम लोग एक पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें क्या दिया गया है कि भारत का यूनियन कहां से कहां तक है, इसकी टेरिटरी क्या क्या है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। ये आता है पार्ट 1 में या भाग 1 में आता है। ऐसे मेनली आर्टिकल कौन कौन से हैं? 4 आर्टिकल हैं टोटल इसमें, आर्टिकल 1 to 4 या अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें दिया गया है। इन्हीं चारों के बारे में पढ़ना है आज हमें, ठीक है। सीधा चलते हैं हम लोग। इसके पहले हम लोगों ने 2-3 क्लास ले रखा है पॉलिटी का, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा। प्रीएम्बल शेड्यूल वगैरह वगैरह इसके पहले के जितने टॉपिक है सब बताया जा चुका है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे ये यूनियन टेरिटरी, जिसमें आता है पहला आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत या भारत। पहले इसने क्या नाम, पहले क्या दिया? आर्टिकल 1 में पहले सबसे पहले इसने क्या दिया? देश का नाम। देश का नाम क्या है? इंडिया या भारत। इंग्लिश में इंडिया, हिंदी में भारत। इज द यूनियन ऑफ स्टेट। कहने का अर्थ है कि जो भारत है ना वो यूनियन ऑफ स्टेट है। ढेर सारे स्टेट है, उन सबको एक साथ मिला के यूनाइट कर दिया गया और एक देश बना दिया गया। इसी को कहते हैं इंडिया। एक होता है फेडरेशन ऑफ स्टेट, जो कि इंडिया नहीं है। इसमें आगे लिख रखा है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट कहने का अर्थ है ये फेडरेशन ऑफ कई सारे स्टेट के फेडरेशन का रिजल्ट नहीं है। फेडरेशन का रिजल्ट मतलब, फेडरेशन मतलब होता है कि ढेर सारे स्टेट आए, उन सबके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ कि ऐसा 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 चलेगा, उसके बाद जो स्टेट बनता है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट होता है। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। ये सिस्टम मेनली फॉलो किया जाता है यूएसए में। यूएसए में क्या हुआ? सारे स्टेट ने मिलकर अपने आप को आजाद कराया, सबने मिलकर अपना खुद का फेडरेशन किया और एक देश बना दिया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसीलिए उसको कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कई सारे स्टेट एक साथ यूनाइट हुए और देश बना दिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इंडिया का पॉलिटी जो है ना यूएसए की पॉलिटी से एकदम डिफरेंट है, ठीक है। ये था आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 में मेनली क्या दे रखा है? पहले तो देश का नाम दे रखा है, नेम ऑफ कंट्री। सबसे पहले दे क्या रखा है? देश का नाम, इंडिया या फिर भारत। उसके बाद दूसरा इंडिया पॉलिटी का सिस्टम दे रखा है, ये यूनियन ऑफ स्टेट है। ये था आर्टिकल 1 में। अब आर्टिकल 1 के हिसाब से इंडिया के टेरिटरी में क्या क्या आते हैं ये चीजें हम लोग देखेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 व्हाट कम्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में पहले आता है, इंडिया का टेरिटरी में क्या क्या आता है? पहला आता है स्टेट। स्टेट का जो टेरिटरी है वो आता है टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, टेरिटरी आता है, ठीक है। दूसरा आता है यूनियन टेरिटरी, जिसको यूटीज बोलते हैं। यूनियन टेरिटरी 7-8 यूनियन टेरिटरी है ना, ये 28 है अभी और ये 8 है। ये दोनों टेरिटरी आते हैं। और साथ में तीसरा एक और टेरिटरी आता है, जिसको कहते हैं कि किसी दूसरे देश से अगर हम लोग जीते हैं तो, मतलब टेरिटरी दैट मे बी अक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी स्टेट ऑफ टाइम, दैट इज टेरिटरी अक्वायर्ड बाय इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। जैसे कहीं युद्ध करने गए, वहां जीते कुछ टेरिटरी, वहां कुछ टेरिटरी हम लोगों ने अक्वायर किया, वो टेरिटरी भी इंडिया के टेरिटरी में आता है। वो ये किसके हिसाब से आता है? आर्टिकल 1 के हिसाब से। ये 3 टेरिटरी जो हैं वो इंडियन की टेरिटरी में आते हैं। ये था टोटल आर्टिकल 1 के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या करता है? आर्टिकल 2 मेनली पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, पार्लियामेंट को 2 पावर देता है। आर्टिकल 2 जो आर्टिकल 2 है वो पार्लियामेंट को 2 पावर देता है। आर्टिकल 2 इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट को 2 पावर देता है। पहला एडमिट द यूनियन ऑफ स्टेट। पहला पावर है कि पहला पावर इसके हिसाब से है एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब जो यूनियन ऑफ स्टेट है इसकी सुरक्षा करना, इसका देखभाल करना, इससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बनाना, ये आता है आर्टिकल 2 के हिसाब से। पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि यूनियन से रिलेटेड, यूनियन ऑफ स्टेट जो बनाया गया इंडिया, उससे रिलेटेड जितनी छुट्टियां पे आप लोग करें, जितनी भी चीजें हैं उससे रिलेटेड वो आप लोग करिए। और दूसरा पावर इसको क्या देता है? दूसरा पावर इसको देता है कि अगर जरूरत पड़ता है तो एक नया स्टेट भी आप लोग बनाइए, एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट।
नया स्टेट बनाइए, या दो स्टेट को मिला के एक करिए, एक को दो करिए, एक को दो को चार करिए, जितना मन करे। अगर जरूरत पड़े तो जो चाहे वो करिए। जैसे 2000 में क्या हुआ था, 2000 में 3 स्टेट अलग अलग किया गया था ना, जरूरत पड़ा था तभी किया गया था। क्या यूपी को 2 भाग में बांटा गया था, यूपी और उत्तराखंड, ठीक है। वैसे बिहार को 2 भाग में बांटा गया था, बिहार और झारखंड, याद होगा आप लोगों को। एमपी को भी बांटा गया था, एमपी को एमपी और छत्तीसगढ़ में बांटा गया था। ये 2000 में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जरूरत पड़ी थी। ये मेनली ये यूके क्या था उस समय, पिलग्रिमेज था। कमाई यहाँ से होती थी, यूपी वाले खाते थे। इसके वजह से यूके और यूपी दोनों को अलग अलग राज्य। वैसे ही सब में जो जो जरूरत पड़ा तो क्या कर सकता है, पार्लियामेंट नया स्टेट बना सकता है। ये कहाँ से हम लोगों को मिलता है पावर? ये आर्टिकल 2 से मिलता है। इतनी बातें थी जो आर्टिकल 2 के बारे में जानना है। आर्टिकल 3 क्या करता है? अब आर्टिकल 3 ऑथराइजेज पावर। आर्टिकल 3 ना पावर देता है, किसको देता है? ये भी पार्लियामेंट को ही पावर देता है। आर्टिकल 3 ऑथराइजेज द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है। कहिए कि मेक अ न्यू स्टेट, आप एक नया स्टेट बनाइए। इसका पावर देता है, ये पावर देता है कि ये एक नया स्टेट बना सकते हैं। और ये नया स्टेट कहाँ से बनेगा? इधर 2 स्टेट को मिला के एक नया स्टेट बनाए, 2 को मिलाएं और एक स्टेट बना दें, या एक को तोड़ के 2 स्टेट बना दें। जो चाहे वो कर सकते हैं। ये किसको पावर है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को पावर है। या फिर दूसरा इसको पावर दिया गया, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट। एरिया ऑफ स्टेट, स्टेट का जो एरिया उसको आप बढ़ा सकते हैं। तीसरा है डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, किसी स्टेट का एरिया घटा भी सकते हैं। एरिया ऑफ स्टेट इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसके बाद से बाउंड्री जो है उसको भी अल्टर कर सकते हैं। जो इंडिया का जो बाउंड्री, जो किसी स्टेट का बाउंड्री है, उसको भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं या अल्टर कर सकते हैं। इतना पावर है पार्लियामेंट के पास। ये कहाँ से मिलता है? ये आर्टिकल 3 से मिलता है। या फिर किसी का नाम भी चेंज कर सकते हैं। किसी स्टेट का अगर नाम चेंज करना हो, स्टेट्स नेम आल्सो चेंज्ड, ठीक है। तो टोटल ये 4 चीजें हैं, 5 चीजें हैं जो आर्टिकल 3 से पार्लियामेंट को दिया गया। ये क्या कर सकता है? नया स्टेट बना सकता है। 2 स्टेट को मिला के एक बना दे, या एक को मिला के एक को 2 कर दे, 2 को 3, ऐसे जैसे चाहे वैसे कर सकता है। ये पावर किसको है? पार्लियामेंट को। कौन देता है? आर्टिकल 3। दूसरा है कि साइज इंक्रीज कर सकता है, एरिया इंक्रीज कर सकता है, या एरिया घटा भी सकता है, या फिर बाउंड्री चेंज कर सकता है। जैसे अगर बाउंड्री ऐसे है तो वो चाहे तो बाउंड्री ऐसे कर सकता है, ये इस स्टेट में, ये स्टेट इस स्टेट में कर देगा, ठीक है। या फिर इसका नाम अगर चेंज करना है तो भी कर सकता है। मेनली ये सारी चीजें ये आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है कि ये सारी चीजें कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, कि कंडीशन यही है कि प्रेसिडेंट का एसेंट होना चाहिए। प्रेसिडेंट का क्या होना चाहिए? एसेंट, या साइन किया हुआ दस्तावेज होना चाहिए कि आप लोग स्टेट में जाइए और ये चेंज कर दीजिए। बस यही कंडीशन होना चाहिए कि पार्लियामेंट द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा रिकमेंडेशन मिल जाना चाहिए। प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाना चाहिए, या प्रेसिडेंट अगर रिकमेंड, या फिर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या होता है? सबसे बड़ा अथॉरिटी है। वो जब तक ऑर्डर नहीं देगा तब तक स्टेट में कोई चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। आर्टिकल 3 में क्या है? स्टेट बना सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। ये आर्टिकल 3 से किसको मिला है? पार्लियामेंट को पावर मिला हुआ है, ठीक। अब क्या है? इंडिया का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको तो चेंज कर सकता है पार्लियामेंट, लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। जो इंडिया का जो मेन बाउंड्री है ना, उसमें हाथ नहीं लगा सकता। उसमें हाथ लगाने के लिए क्या करना होगा? सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा ना भैया ना, तो उसके लिए इन लोगों का करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 3 इसका मतलब, आर्टिकल 3 जो है एक्सटर्नल बाउंड्री को चेंज करने का, एक्सटर्नल बाउंड्री चेंज करने का प्रावधान नहीं देता है। जैसे बांग्लादेश है, इधर बांग्लादेश है, इधर इंडिया है, यहाँ इंडिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अगर बाउंड्री का चेंज करने का ऑप्शन आया तो उसके लिए आर्टिकल 3 से नहीं हो सकता है। आर्टिकल 3 के अलावा क्या करना होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संविधान संशोधन एक्ट लाना पड़ेगा, तब जाके होगा। समझ में आया? इसीलिए क्या कहा गया है? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी इंडिया का जो स्टेट है, इंडिया का जो स्टेट है वो क्या है? इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, यानी यूनियन जो है वो नहीं तोड़ा जा सकता है।
जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब टूट नहीं सकता है, जबकि डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है, जितने स्टेट हैं उन सबको जितने भागों में चाहे उतने भागों में तोड़ा जा सकता है। स्टेट्स को जितने भागों में चाहे उतने भागों में तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो यूनियन है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। यूनियन इंडिया का जो मेन जो बाउंड्री है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये इंडिया का बाउंड्री अगर समझ लिया जाए इसको चेंज करने का अधिकार नहीं है, एक्सटर्नल बाउंड्री। लेकिन इंडिया के अंदर जितने स्टेट हैं उन सबको जितना चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार चेंज किया जा सकता है, इसीलिए ये इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है और डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है। आर्टिकल 3 क्या था कि इंटरनल बाउंड्री चेंज कर सकता है। एक्सटर्नल बाउंड्री चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करना पड़ेगा, तब जाके एक्सटर्नल बाउंड्री में कुछ चेंज लाया सकता है। जैसे एक बार हुआ था कि पाकिस्तान से इंडिया ने कुछ वादा किया था कि उसको कुछ टेरिटरी देगा, तो उस टेरिटरी को चेंज करने के लिए इन्होंने क्या लाया, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, 9वां संविधान संशोधन एक्ट 1960 में लाया था। इससे क्या किया, इन्होंने टेरिटरी जो था वो पाकिस्तान को ट्रांसफर किया था। सिर्फ इसके थ्रू ये अमेंडमेंट लाया, उसके बाद ही वो दूसरे देश को अपने देश की टेरिटरी दे पाए। सेम वैसे ही क्या हुआ था, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। इसमें क्या हुआ था ना कि 111 इनक्लेव इंडिया ने बांग्लादेश को दिया था और 51 इनक्लेव बांग्लादेश ने इंडिया को दिया था। इनक्लेव मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई एरिया है जहां पर, जैसे ये भारत का एरिया है, लेकिन यहाँ रहने वाले जितने लोग हैं वो सब बांग्लादेशी हैं। सब क्या है, बांग्लादेशी। सारा वेशभूषा काम सब कुछ बांग्लादेश के हिसाब से है। तो इंडिया, तो इससे अच्छा इंडिया में रखने से अच्छा इसको बांग्लादेश में भेज दिया जाए, वही इनक्लेव होता है। ऐसे 111 इनक्लेव थे जो इंडिया में थे, तो इन सारों को क्या किया गया, बांग्लादेश को दे दिया गया। अब बांग्लादेश में भी 51 इनक्लेव कुछ थे, बांग्लादेश के पास 51 इनक्लेव ऐसे थे जिसमें लोग इंडिया के थे, तो उन सबको इंडिया को इसने ट्रांसफर कर दिया था। ऐसा ट्रांसफर करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ा था, ये 100 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ही किया गया था। आर्टिकल 3 इसका प्रोविजन नहीं देता है कि इसको चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 3 के बारे में। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 कहता है ना, कहता कुछ नहीं है, बस उसमें कुछ खास है नहीं, बस यही बताना है। आर्टिकल 4 कहता है कि ये जो चेंज हो रहा है ना, इससे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 4 कहता है कि जो भी चेंज आए, किसके वजह से आया है, आर्टिकल 2 के वजह से और आर्टिकल 3 की वजह से, तो इससे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगा। कहने का था आर्टिकल 2 के 3 की वजह से जितना चेंज आया वो नॉट कंसीडर्ड एज, इन सब चीज़ों को अमेंडमेंट की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा। नॉट कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। इतनी बातें समझ में आई, बस 4 में यही है। मेनली हम लोग को 2 ही आर्टिकल पढ़ना होता है, आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 क्या है, नेम ऑफ स्टेट और इंडिया का प्रॉपर्टी, इंडिया का पॉलिटी कैसा है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है, नाम पढ़ना और उसका पॉलिटी। तीसरा क्या करता है कि स्टेट के साथ क्या क्या किया जा सकता है, उसका साइज बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, नाम चेंज किया जा सकता है, बाउंड्री चेंज किया जा सकता है और नया स्टेट बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आर्टिकल 3 में, यही दोनों आर्टिकल इसके मेन है जो पढ़ना होता है। 2 और 4 में कुछ खास दिया नहीं है, बस वही चीज़ें हैं जो पढ़नी होती हैं, ठीक है। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ये चीज़ें भी आप लोग देख लिए कि अमेंडमेंट करना पड़ता है, अगर किसी एक्सटर्नल किसी और देश के साथ बाउंड्री इधर उधर करना होता है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब इंडिया क्या था जब आज़ादी मिली उतने टाइम, क्या था, एक था ब्रिटिश इंडिया के अंदर था, एक ब्रिटिश इंडिया के अंदर था और दूसरा था प्रिंसली स्टेट। अब ब्रिटिश इंडिया क्या था, जिन सारे स्टेट्स पे ब्रिटिश वालों का हक था, मतलब पूरी तरह ब्रिटिश वाले राज किया करते थे, वो ब्रिटिश इंडिया था। जैसे था आसाम था, बिहार था, यूनाइटेड प्रोविंस था, ये सारी चीज़ें थी। और फिर उसके बाद प्रिंसली स्टेट वो आते हैं जो ब्रिटिश के अंदर तो था, लेकिन राज्य किसका होता था, प्रिंसेस का होता था, या राजा किंग लोग वहाँ हुआ करते थे, उन लोगों की सारी बातें वहाँ मानी जाती थी, सब कुछ इन लोगों के हिसाब से होती थी। जैसे अजमेर हुआ, ठीक है, जैसे ये मेनली राजस्थान साइड में था, जितने राज्य वो सारे थे, राजस्थान और एमपी में थे, वो सारे राज्य प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है। और भी ढेर सारे थे, टोटल कितने थे, बहुत सारे थे, ठीक है। तो क्या लाया गया था, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके
ये लाया गया। इससे क्या किया गया, इंडिया को 2 भागों में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, 2 भाग में इंडिया बट गई। अब इंडिया 2 भाग में बट गई तो प्रिंसली स्टेट कहाँ जाए, इंडिया यानी ब्रिटिश इंडिया को टोटल बांटा गया 2 भाग में। ब्रिटिश स्टेट को जितने थे उसको 2 भाग में बांट दिया गया, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। ब्रिटिश इंडिया को बांटा गया है। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे इनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया था कि ये सब क्या करेंगे। तो जो प्रिंसली स्टेट थे इन सबको पास 3 ऑप्शन दिए गए। प्रिंसली स्टेट को कितने ऑप्शन दिए गए, टोटल 3 ऑप्शन दिए गए। इनको प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शन दिए गए। पहला, या तो इंडिया के साथ जाए, या तो इंडिया में मर्ज हो जाए, या फिर दूसरा पाकिस्तान में मर्ज हो जाए। ठीक है, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया कि ये इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, ये मेनली कहाँ था, जैसे ये पाकिस्तान का बॉर्डर अगर है तो पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर जितना प्रिंसली स्टेट है इन सब के पास 3 ऑप्शन दिए गए। अब इंडिया के बॉर्डर के अंदर जितने स्टेट थे उन सबको भी ये 3 ऑप्शन दिए गए कि इंडिया में रहिए, पाकिस्तान में रहिए या इंडिपेंडेंट रहिए। तो इंडिया के बॉर्डर के अंदर टोटल 552 प्रिंसली स्टेट थे। कितने थे, 552 प्रिंसली स्टेट थे। इंडिया के स्टेट के, इंडिया जो देश बना उसके अंदर टोटल 552 थे। 552 में से 549 ने इंडिया मान लिया, इंडिया को अपना देश मान लिया। 552 में से 549 इंडियन हो गए, मतलब इंडिया के टेरिटरी को अपना देश मानना शुरू कर दिया। तो 552 में से 549 इंडियन हो गए, इंडिया का बॉर्डर ले लिए। बाकी बचे 3। अब ये 3 में कौन कौन था, हैदराबाद था, जूनागढ़ था और जम्मू एंड कश्मीर था। इन तीनों ने इंडिया के साथ आना नहीं स्वीकार किया। जूनागढ़ बोलता था हम पाकिस्तान में जाएंगे, हैदराबाद बोला कि हम फ्री रहेंगे, ये भी बोला कि हम फ्री रहेंगे। तो इंडिया के जो उस समय के जो होम मिनिस्टर थे, उस समय के जो होम मिनिस्टर कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, बीवी वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, बहुत ही खतरनाक लीडर थे उस टाइम पे। इन्होंने इन तीनों राज्यों को भी इंडिया में मिला दिया। कैसे, हैदराबाद पे आर्मी का इस्तेमाल किया, आर्मी से अटैक कराया और इसको अपने अंदर ले लिया। दूसरा जो जूनागढ़ था, इन लोगों से रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम मतलब होता है कि लोगों से पूछा जाएगा, लोगों को, सारे लोगों को एक साथ बुलाया जाएगा। अब उन सबसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं। तो जब रेफरेंडम कराया गया तो सब लोगों ने क्या बोला कि इंडिया के साथ जाएंगे। तो ये जूनागढ़ को भी उसके बाद से इंडिया मिला दिया गया। फिर उसके बाद से क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था। इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का नतीजा था आर्टिकल 370, जिसको पिछले साल निरस्त किया गया। आर्टिकल 370 इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का नतीजा था, जिसको खत्म कर दिया गया है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन द्वारा मिलाया गया था इंडियन स्टेट में। तो इस तरह से टोटल इंडिया के जितने थे प्रिंसली स्टेट सबको फाइनली मिला दिया गया। कि इन सारे स्टेट को एक साथ मिलाया गया और इन सबको 4 कैटेगरी में बांट दिया गया, 4 तरह के स्टेट्स में बांट दिया गया। पार्ट्स ऑफ स्टेट्स टोटल कितने थे, 4 तरह के पार्ट थे। जैसे पार्ट ए स्टेट था पहले, पार्ट ए, इसमें क्या थे, जितना ब्रिटिश इंडिया वाला जो स्टेट था वो सारी चीज़ें थी जो ब्रिटिश इंडिया द्वारा सीधे स्टेट बनाया गया था वो था। जैसे बिहार था, असम था, यूनाइटेड प्रोविंस था, एक्सेट्रा, कई सारे और थे। पार्ट बी में क्या था, पार्ट बी में था प्रिंसली स्टेट जितने लाए गए थे वो सारी चीज़ों को इसमें डाला गया। प्रिंसली स्टेट जो थे जैसे जम्मू एंड कश्मीर हुआ, हैदराबाद हुआ, जूनागढ़ हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ढेर सारे स्टेट को इसमें रखा गया। फिर उसके बाद से पार्ट सी स्टेट आया। इसमें क्या था, चीफ प्रोविंसेस जो उस समय के चीफ कमिश्नर हुआ करते थे उन सबके पास भी कई सारे स्टेट थे, उन सबको इसमें रखा गया। जैसे था कुर्ग, दिल्ली, ये क्या था, चीफ कमिश्नर जो उस टाइम के अंग्रेजी चीफ कमिश्नर हुआ करते थे उन सबको भी कुछ स्टेट दिए गए थे, उन सबको भी क्या किया गया, पार्ट सी स्टेट में डाला गया। उसके बाद से एक और पार्ट लाया गया, पार्ट डी। इसमें मेनली क्या डाला गया, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड को बस रखा गया था, इसको एक सेपरेट स्टेट के रूप में बनाया गया था। टोटल पार्ट डी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले सेशन में, जिसमें क्या है, मेनली हम लोग पढ़ेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट को कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया, लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या क्या था, ये सारी चीज़ें हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी मेरा चैनल का नाम आप लोग जानते ही हैं, गोल्डन ट्यूटर है, सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।